हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कर। मैं हूं आपका दोस्त प्रभाकर। आज के इस इंपॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 28 जून 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। पहला और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा पराग्वे। तो पराग्वे अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बना है। देखिए, कुछ देश इस संगठन में जुड़ने के लिए केवल अप्लाई करते हैं और कुछ देश इसके पूर्ण सदस्य बन जाते हैं। तो पूर्ण सदस्य अभी हाल ही में कौन बना है? पराग्वे बना है और यह इस संगठन में शामिल होने वाला 100वां पूर्ण सदस्य बना है। बात आई है अफ्रीकी यूनियन की। तो अफ्रीकी यूनियन 2023 में G20 का 21वां सदस्य बना था। क्रोएशिया की बात करें तो क्रोएशिया यूरो जोन में शामिल होने वाला 20वां देश है, यानी यूरो करेंसी अपनाने वाला 20वां देश कौन है? क्रोएशिया। दक्षिण कोरिया की बात करें तो नाटो साइबर रक्षा समूह में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन है? वो है दक्षिण कोरिया। बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो इसकी स्थापना हुई थी 2015 में। इसकी स्थापना भारत और फ्रांस के द्वारा की गई थी और इसमें अप्लाई करने वाले सदस्यों की जो वर्तमान में संख्या है वो 120 से अधिक है। इस बात को आप याद रखिएगा। इसके महानिदेशक कौन है? अजय माथुर, और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम, हरियाणा में। दोस्तों, कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और फैक्ट डिस्कस करेंगे। तो अभी हाल ही में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में शामिल होने वाला 99वां सदस्य कौन बना था? स्पेन। और अब 100वां सदस्य कौन बना है? पराग्वे। जापान को पीछे छोड़ते हुए भारत विश्व का तीसरा सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश बना है। देखिए, इस मामले में यानी कि सबसे अधिक सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन है? वो है चाइना। और भारत का कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है। भारत की सबसे बड़ी सौर बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली का उद्घाटन छत्तीसगढ़ के राजनांद गांव में किया गया है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात में एक गुजराई सौर ऊर्जा स्टेशन शुरू किया गया है, जिसकी क्षमता कितनी है? 50 मेगावाट की। सौर पार्क योजना क्षमताओं में राजस्थान और आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य हैं। तो अभी कुछ समय पहले एक रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें इस बात का खुलासा किया गया था कि सौर पार्क योजनाओं में राजस्थान और आंध्र प्रदेश अग्रणी राज्य हैं। अयोध्या में सरयू नदी पर सौर ऊर्जा से चलने वाली जहाज चलाई जाएंगी, जिनका नाम होगा रामायण। बात आई है पराग्वे की। तो यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। कैपिटल है इसकी असुनसियोन। राष्ट्रपति है सैंटियागो पेना और करेंसी है गुआरानी। और आपको याद रखना है कि पराग्वे दुनिया का 6वां सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक देश है। अब आपको कमेंट बॉक्स में यह बताना है कि सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन भारत के किस राज्य में होता है और दुनिया के किस देश में सबसे अधिक सोयाबीन का उत्पादन होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यह है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट। तो इसमें ये लोकेशन है किसकी? पराग्वे की। इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा लें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सकेगा। आप हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। इसके अलावा स्टडी करके ऐप पर कंप्यूटर की ई बुक को भी लॉन्च कर दिया गया है। तो ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप इस ई बुक को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है? आंसर हो जाएगा इसका जयपुर सैन्य स्टेशन। यानी जयपुर सैन्य स्टेशन में अभी हाल ही में एक ऐसी सड़क का निर्माण किया गया है जो कि प्लास्टिक के कचरे से बनी है। तो इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। ये जो सड़क बनाई गई है यह 100 मीटर लंबी सड़क बनाई गई है और यह सड़क सगत सिंह रोड अंडर ब्रिज से साबक कॉर्नर कॉम्प्लेक्स तक बनाई गई है। दोस्तों, 2019 में प्लास्टिक कचरे से बनी सड़क बनाने वाला देश का पहला सैन्य स्टेशन कौन बना था? नारंगी सैन्य स्टेशन, जो कि गुवाहाटी असम में है। दोस्तों, आपको याद रखना है कि 2015 में भारत सरकार के द्वारा पायलट प्रोजेक्ट के आधार पर नेशनल हाईवे में प्लास्टिक कचरे के उपयोग की अनुमति दी गई थी। यानी कि 2015 में इस बात की अनुमति दी गई थी कि नेशनल हाईवे बनाने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में
प्लास्टिक कचरे का उपयोग किया जा सकता है। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए देश की पहली स्टील सड़क का निर्माण कहाँ किया गया है, तो सूरत में किया गया है। सड़क सुरक्षा बल की शुरुआत कहाँ की गई है, पंजाब में। 1 से 17 जनवरी तक क्या मनाया जाता है, राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह। अच्छा, BRO ने दुनिया की सबसे ऊंची सड़क जिसका नाम है लिकारू मेगला फुकचे सड़क, तो इसका निर्माण किस राज्य में किया गया है या किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है, तो इसका निर्माण लद्दाख में किया गया है। कनाडा के मरखम शहर में एक सड़क का नाम प्रसिद्ध संगीतकार AR रहमान के नाम पर रखा गया है। सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला यानी कि ड्राइवरलेस कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन है, यूनाइटेड किंगडम। NH-44 भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है यानी सबसे लंबा नेशनल हाईवे है, जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी CEL को कौन सा दर्जा प्राप्त हुआ है, तो अभी हाल ही में सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी को मिनी रत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। देखिए, मिनी रत्न कंपनियों के अंतर्गत 2 प्रकार की श्रेणियां होती हैं, एक श्रेणी फर्स्ट और एक श्रेणी सेकंड होती है। तो जो सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कंपनी है, इसे मिनी रत्न श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया है और इसकी घोषणा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह जी के द्वारा की गई है। आपको याद रखना है कि 26 जून 2024 को सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की स्वर्ण जयंती मनाई गई है, यानी इसके 50 साल पूरे हो गए हैं। तो इसी दौरान यह घोषणा की गई है। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड भारत सरकार का एक उद्यम है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग के अंतर्गत ये काम करता है। किसी भी कंपनी को मिनी रत्न कंपनी श्रेणी फर्स्ट का दर्जा कब दिया जाता है, तो कंपनी ने अगर पिछले 3 सालों में लगातार लाभ प्राप्त किया हो और 3 साल में एक बार कम से कम 30 करोड़ रुपए का शुद्ध लाभ अर्जित किया हो, तो ऐसी कंपनी को मिनी रत्न कंपनी श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया जाता है। भारत में अब लगभग 63 मिनी रत्न कंपनियां हो गई हैं, इस बात को आप याद रखिएगा। मार्च 2024 में ग्रिड कंट्रोलर ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे ग्रिड इंडिया बोलते हैं, तो इस कंपनी को मिनी रत्न कंपनी श्रेणी फर्स्ट का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त करने वाली प्रशासनिक इकाई कौन सा केंद्र शासित प्रदेश बना है, आंसर हो जाएगा लद्दाख। तो लद्दाख में अभी हाल ही में पूर्ण कार्यशील साक्षरता प्राप्त की गई है। ऑप्शन डिस्कस करते हैं फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जम्मू कश्मीर में अभी हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज बनाया गया है, जिसका नाम है चिनाब रेल ब्रिज। पुदुचेरी के मुख्य सचिव बनाए गए हैं शरद चौहान और दिल्ली में अभी हाल ही में महिला सम्मान योजना शुरू की गई है। इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा यह कहा गया है कि लद्दाख में जो उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, इसी के तहत लद्दाख ने पूर्ण कार्यात्मक साक्षरता प्राप्त कर ली है। अच्छा, कार्यात्मक रूप से साक्षर व्यक्ति किसे कहा जाता है, तो अगर कोई व्यक्ति अपना नाम लिख लेता है, चीजों को गिन लेता है, हिंदी में या प्रमुख भाषा के अलावा अन्य भाषा में वो पढ़ लेता है, लिख लेता है, तो अगर इस प्रकार का वो कार्य कर लेता है तो उसे कार्यात्मक रूप से साक्षर माना जाता है। तो लद्दाख के लगभग 97% लोग कार्यात्मक रूप से साक्षर हो गए हैं, यानी कि वो अपना नाम लिख सकते हैं, गिनती कर सकते हैं, हिंदी में बोल सकते हैं या उनकी जो प्रमुख भाषा है उसमें वो बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस कर लेते हैं। तो बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए उल्लास मोबाइल एप्लीकेशन 2023 में लॉन्च किया गया था। भारत में साक्षरता दर की बात करें तो बिहार में सबसे कम साक्षरता दर है, वो है 61.8% और केरल में सबसे अधिक साक्षरता है लगभग 94%। तो भारत का सबसे साक्षर राज्य केरल और सबसे कम साक्षर राज्य कौन हो जाएगा, बिहार हो जाएगा। देश की पूर्ण डिजिटल साक्षरता वाली पहली ग्राम पंचायत कौन है, वो है पुल्लमपारा, जो कि केरल राज्य में है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला कौन है, वो है कोल्लम, जो कि केरल में है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 8 सितंबर को, और विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, 2 सितंबर को। तो ये सभी फैक्ट नोट कर सकते हैं। बात आई है लद्दाख की, तो लद्दाख की राजधानी है लेह और यह केंद्र शासित प्रदेश कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 को।
और इससे पहले वह जम्मू कश्मीर का ही पार्ट हुआ करता था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये है जम्मू कश्मीर वाला हिस्सा और ये है लद्दाख वाला हिस्सा। तो लद्दाख की कैपिटल क्या है? लेह। अभी हाल ही में लद्दाख के सी बकथॉर्न को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो सी बकथॉर्न एक प्रकार का फल होता है, तो इसे अभी हाल ही में जीआई टैग प्रदान किया गया है। लद्दाख के कुछ प्रमुख त्योहार भी आपको याद रखना है, जैसे हेमिस उत्सव, साका दावा, लोसर महोत्सव, सिंधु दर्शन और टक टोक महोत्सव। ये सभी त्योहार लद्दाख में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया यानी पीजीटीआई का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा कपिल देव को। तो प्रसिद्ध क्रिकेटर कपिल देव प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। बात आई है प्रदीप सिंह खरोला की। तो प्रदीप सिंह खरोला एनटीए के महानिदेशक बने हैं। इसके अलावा मनोज जैन ये भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अध्यक्ष और एमडी बने हैं। अजीत डोभाल अभी हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनाए गए हैं। तो ये सभी फैक्ट आप नोट कर सकते हैं। तो अभी हाल ही में प्रसिद्ध क्रिकेटर कपिल देव को प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है, इसकी स्थापना 2006 में की। और दोस्तों, ये जो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया है, इसे टाटा स्टील प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। भारत में यह पुरुषों के लिए एक पेशेवर गोल्फ टूर है। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा। चलिए कुछ प्रमुख संगठनों के अध्यक्ष डिस्कस कर लेते हैं। जैसे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष यानी आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बार्कले, जो कि न्यूजीलैंड के हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के सीईओ कौन है? जियोफ एलार्डिस। और एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? जय शाह। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस वाक। इस बात को आप याद रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? सेबेस्टियन को, जो कि ब्रिटेन के हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद जलूद। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद तैयब इकराम। इसके अलावा बीसीसीआई के एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल कौन है? विनीत शरण। और फीफा के अध्यक्ष कौन है? जियानी इन्फेंटिनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका अरुंधति राय को। तो प्रसिद्ध लेखिका हैं अरुंधति राय, तो उन्हें पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। आलोक शुक्ला की बात करें तो इन्हें गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 और पंडित राजेंद्र गंगानी को पंडित लच्छू महाराज पुरस्कार 2024 और पावुलुरी सुब्बा राव को आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। तो ब्रिटिश लाइब्रेरी के द्वारा भारतीय लेखिका अरुंधति रॉय को पेन पिंटर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार की शुरुआत 2009 में की गई थी और यह पुरस्कार नोबेल पुरस्कार विजेता नाटककार हैरोल्ड पिंटर की याद में दिया जाता है। और यह पुरस्कार यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड या कॉमनवेल्थ नेशंस में रहने वाले साहित्यकारों को दिया जाता है। तो भारत जो है वो कॉमनवेल्थ नेशंस के अंतर्गत आता है, इसलिए अरुंधति रॉय को यह पुरस्कार दिया गया है। अरुंधति रॉय का जन्म 24 नवंबर 1961 को मेघालय राज्य में हुआ था और अरुंधति को 1997 में उनके पहले उपन्यास द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए बुकर पुरस्कार मिला था। प्रमुख पुरस्कार डिस्कस कर लेते हैं जो कि अभी हाल ही में प्रदान किए गए हैं। तो लीफ एरिक्सन लूनर पुरस्कार 2024 इसरो को प्रदान किया गया है। नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट गोल्ड मेडल भूटान के द्वारा पूनम खेत्रपाल सिंह को दिया गया है। सीएमडी ऑफ द ईयर 2024 प्रदीप कुमार दास को दिया गया था। एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार 2024 प्रोफेसर बीआर कंबोज को दिया गया था। कुवेम्पु पुरस्कार 2023 शीर्षेंदु मुखोपाध्याय को दिया गया था। महागौरव पुरस्कार 2024 निखिल वाघ को दिया गया था। शंकर स्मृति पुरस्कार 2024 पुजारी ईश्वरी प्रसाद नंबूदरी को दिया गया था। जीडी बिरला पुरस्कार 2024 डॉक्टर अदिति सेन डे को दिया गया था। रोमैन रोलैंड पुस्तक पुरस्कार 2024 पंकज कुमार चटर्जी को प्रदान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभ्यास हॉपेक्स का आयोजन भारत और किस देश की वायुसेना के बीच हुआ है? आंसर हो जाएगा इजिप्ट, यानी भारत और मिस्र की वायुसेना के बीच में एक अभ्यास अभी हाल ही में आयोजित किया गया है जिसका नाम है अभ्यास हॉपेक्स या एक्सरसाइज हॉपेक्स।
दोस्तों टाइगर ट्रायम्फ 24 अभ्यास भारत अमेरिका के बीच आयोजित किया गया है और अभ्यास डस्ट लेक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच आयोजित किया गया है और अभ्यास लामितीय भारत सेशेल्स के बीच आयोजित किया गया है। तो भारतीय वायुसेना और मिस्र की वायुसेना ने अभी हाल ही में अभ्यास हॉपेक्स का आयोजन किया है 21 से 26 जून 2024 तक। और इसका आयोजन किस देश में किया गया था? इसका आयोजन मिस्र में किया गया था। दोस्तों इस वायु अभ्यास में भारत की तरफ से राफेल लड़ाकू विमान शामिल हुए थे। इसके अलावा इस अभ्यास में C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 टैंकरों को भी शामिल किया गया था। तो अभी हाल ही में भारतीय वायुसेना की टुकड़ी ने अमेरिका में रेड फ्लैग अभ्यास का आयोजन किया है। तो अमेरिका से वापस आते वक्त भारतीय वायुसेना की इसी टुकड़ी ने मिस्र में अभ्यास हॉपेक्स का आयोजन किया है। 2024 के प्रमुख युद्ध अभ्यास डिस्कस कर लेते हैं। जैसे जिमेक्स 24 अभ्यास भारत जापान के बीच हुआ है जापान में। तर्कस एक्सरसाइज भारत अमेरिका के बीच हुई है कोलकाता में। अभ्यास शक्ति का आयोजन भारत फ्रांस के बीच मेघालय के उमरोई में हुआ है। और अभ्यास पूर्वी लहर का आयोजन भारतीय नौसेना के द्वारा पूर्वी तट पर किया गया है। और गगन शक्ति अभ्यास का आयोजन भारतीय वायुसेना के द्वारा पोखरण में किया गया है। तो ये अभ्यास भी आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी बन्नेरू घट्टा जैविक उद्यान में जनता के लिए खोल दी गई है। यह कहाँ स्थित है? आंसर हो जाएगा बेंगलुरु में। तो बेंगलुरु में स्थित है बन्नेरू घट्टा जैविक उद्यान। तो उसमें भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी अभी हाल ही में जनता के लिए खोली गई है और फिलहाल इस सफारी में 8 तेंदुआ हैं। और दोस्तों ये जो बन्नेरू घट्टा जैविक उद्यान है यह 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। कुछ समय पहले पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा तेंदुआ रिपोर्ट 2024 को जारी किया गया था। इसमें भारत में तेंदुआ यानी लेपर्ड की संख्या बताई गई थी 13,874। सबसे अधिक तेंदुआ मध्य प्रदेश में बताए गए थे 3,907। और दोस्तों कुछ समय पहले राज्यों में हिम तेंदुआ की संख्या को भी बताया गया था। तो इस रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा तेंदुआ किस राज्य में है या किन शासित प्रदेश में है? वो है लद्दाख में 477, फिर उत्तराखंड में 124, फिर हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21 और जम्मू और कश्मीर में 9 हिम तेंदुआ हैं। और टोटल भारत में 718 हिम तेंदुआ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार बायोगैस का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। तो दिल्ली में स्थित सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट नामक संस्था के द्वारा यह कहा गया है कि बायोगैस का सबसे अधिक उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। ऑप्शन डिस्कस कर लेते हैं। तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री श्री पर्यटन हवाई सेवा का शुभारंभ भोपाल से किया गया है। राजस्थान के करौली में प्रमुख लौह अयस्क के भंडार की अभी हाल ही में खोज की गई है। कर्नाटक की बात करें तो इलेक्ट्रिक व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर में कर्नाटक राज्य पहले स्थान पर रहा है। तो दोस्तों सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट संस्था के द्वारा यह कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में लगभग 24% बायोगैस का उत्पादन होता है। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ, सहारनपुर, बिजनौर, बुलंदशहर और अलीगढ़ में बायोगैस के उत्पादन के लिए पर्याप्त रूप से कच्चा माल उपलब्ध है। दोस्तों बायोगैस क्या होती है इसको समझ लेते हैं। तो बायोगैस गैसों का एक मिश्रण होता है जिसमें मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड शामिल होती है। और यह एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है यानी रीन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। बायोगैस जीवाश्म ईंधन से बनाया जा सकता है। दोस्तों बायोगैस का निर्माण किससे किया जाता है? भोजन और पशु अपशिष्ट से। तो भोजन के जो अपशिष्ट निकलते हैं या पशुओं के जो अपशिष्ट निकलते हैं जैसे गोबर की बात करें तो उससे बायोगैस का निर्माण किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन कहां आयोजित किया गया है? आंसर हो जाएगा कोच्चि में। तो केरल के कोच्चि में पहला अंतर्राष्ट्रीय डेयरी फेडरेशन एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है और इसका आयोजन 26 से 28 जून तक किया गया है। और इसका विषय क्या रहा है यानी थीम क्या रही है? डेयरी उद्योग में किसान केंद्रित नवाचार। इसका उद्देश्य है डेयरी क्षेत्र में प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों को सामूहिक रूप से संबोधित करना।
दोस्तों इस कार्यक्रम में 20 से अधिक देशों के 1000 से अधिक प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। आपको याद रखना है कि मत्स्य, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन है वर्तमान में? ललन सिंह। 2024 के कुछ प्रमुख सम्मेलन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन बेल्जियम में, प्रथम सेना कमांडर सम्मेलन नई दिल्ली में, लोकतंत्र के लिए तीसरा शिखर सम्मेलन साउथ कोरिया में, स्वच्छ अर्थव्यवस्था मंच 2024 सम्मेलन सिंगापुर में, परिवर्तन चिंतन सम्मेलन 2024 नई दिल्ली में, भारत टैक्स 2024 नई दिल्ली में, नौवा रायसीना डायलॉग 2024 नई दिल्ली में और जलवायु शिखर सम्मेलन मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन एक बार रिवाइज करते हैं, फिर जनरल नॉलेज के पिटारे को डिस्कस करेंगे। लास्ट में पूछेंगे आपसे क्वेश्चन जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। तो 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष कौन बने हैं? ओम बिरला। भारत का पहला ग्लोबल सेंटर फॉर एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट किस राज्य में स्थापित किया गया है? ओडिशा। राष्ट्रीय डायरिया रोको अभियान 2024 की शुरुआत किसने की है? जेपी नड्डा। खालुवार युद्ध स्मारक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है जिसको भारतीय सेना ने पर्यटकों के लिए खोला है? लद्दाख। किस राज्य की विधानसभा ने राज्य का नाम बदलने का प्रस्ताव दूसरी बार पारित किया है? केरल। और दुनिया के नंबर 1 पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी कौन बने हैं? सुहास यथिराज। और अमेरिका के द्वारा किस देश को गैर नाटो सहयोगी घोषित किया गया है? केन्या। विलन मीडिया को वर्ल्ड मीडिया प्रेस फ्रीडम अवार्ड 2024 दिया गया है, इसका संबंध किस देश से है? सोमालिया। नाटो के महानिदेशक कौन बने हैं? मार्क रूट। और सोरबोनो इसाक बारी दुनिया के सबसे कम उम्र के ग्रेजुएट बने हैं, उनकी उम्र कितनी है? 12 साल। दोस्तों आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशन के सेकेंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो 1905 का कांग्रेस अधिवेशन वाराणसी में हुआ था। अध्यक्ष थे गोपाल कृष्ण गोखले और इसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। 1906 में कांग्रेस का अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। दादा भाई नौरोजी इसके अध्यक्ष थे। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया था। 1907 में कांग्रेस अधिवेशन सूरत में हुआ था। रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष बने थे। इस अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था और अध्यक्ष थे विशन नारायण दर और इस अधिवेशन में पहली बार जन गण मन का गायन किया गया था। दोस्तों कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि सुहास यथिराज का संबंध किस खेल से है, तो उनका संबंध बैडमिंटन से है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर बैडमिंटन बताया हुआ है। आज का क्वेश्चन है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे कौन बना है? तो जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, हमें इंतजार रहेगा आपके आंसर का। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। यहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा स्टडी करके ऐप को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, पीडीएफ, डेली क्विज ये सभी मिल जाएगा। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स, ईयरली करंट अफेयर्स और 6 मंथ के करंट अफेयर्स की ई बुक आपको ऐप पर मिल जाएगी। तो इन सभी को प्राप्त करने के लिए ऐप को जरूर डाउनलोड करें। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।